नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग एसएससी जीडी प्रैक्टिस सीरीज का आज हम लोग 10वां सेट करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा होगा। काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी दूरी का 40% भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी किलोमीटर प्रति घंटा में औसत गति क्या होगी? चलिए देखते हैं। एवरेज स्पीड की बात कह रहा। एवरेज स्पीड का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। औसत चाल का फॉर्मूला हमारा होता है कुल दूरी बटा कुल समय। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखिए हमें कह रहा है कि 40% भाग जो है वो 60 की चाल से तय करता है और शेष जो दूरी है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। सबसे पहली बात, हमको क्वेश्चन में दूरी नहीं मालूम कि दूरी क्या है। वो दूरी मैं अपनी तरफ से कुछ भी ले सकता हूं। आप 100 मान लीजिए कि मेरी जो टोटल दूरी थी वो 100 थी। ठीक है, नीचे हमको समय लिखना होगा। अब आप देख सकते हैं कुल दूरी का 40 भाग, मैंने कुल दूरी 100 ली है, 100 का 40 भाग 40 ही होगा। और वो जो 40 की दूरी है वो कैसे तय कर रहा है? 60 की स्पीड से। तो हम लोग इस दूरी में चाल का भाग दे तो ये पहला समय आ गया, T1 आ गया हमारा। 40 की दूरी उसने तय की 60 की स्पीड से, तो दूरी में हमने चाल का भाग किया तो समय आ गया पहला समय। दूसरा समय देखते हैं। कुल दूरी हमारी 100 थी, 100 में 40 की दूरी अगर हमने तय कर ली तो हमारी दूरी बची 60 की, और वो 60 की जो बची हुई शेष दूरी है उस शेष दूरी को 40 की चाल से तय कर रहा है। तो यहां पर हम लोग 40 का भाग कर दें, शेष दूरी 60 की, 40 की चाल से, दूरी में हम लोग चाल का भाग करेंगे, समय आ जाएगा। तो ऊपर हम लोगों ने टोटल दूरी लिख ली है और नीचे हम लोगों ने टाइम लिख लिया। तो कुल दूरी बटा कुल समय हमारी औसत चाल हो जाएगी। इसी को सॉल्व करना है। ये 100 ऊपर रहने दो। 40 बटा 60 हमारा 2/3 हो जाएगा और 60 बटा 40 हमारा 3/2 हो जाएगा। 100 को ऊपर रहने देते हैं। इसका एलसीएम लोगे तो 6 हो जाएगा, 2 इधर आएगा 4 हो जाएगा और इधर 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 9। तो 4 और 9 हो जाएगा। यहां पर 6 को ऊपर अगर ले जाते हैं तो 600 हो जाएगा और 9 4 हमारा 13 हो जाएगा। तो हमारी जो एवरेज स्पीड आ गई 600/13, 600/13। तो 600/13 आप देख लीजिए, ये हमारी एवरेज स्पीड हो गई। तो यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। 4 घंटे बाद यह पाया गया कि तल में रिसाव के कारण टंकी का केवल 60% भाग ही भर पाया, जिसे तुरंत ठीक कर लिया गया। टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? अब इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत तरीके से लगा सकते हैं। देखिए, एक भरने वाला जो पाइप है टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। ठीक है, उसने 4 घंटे काम किया, लेकिन जब वो 4 घंटे काम कर रहा था तो भरने वाला पाइप तो पानी भर ही रहा था, साथ में खाली करने वाला भी खाली कर रहा था। इस वजह से यहां पे आप देख सकते हैं, कह रहा है बाद में पाया गया कि तली में एक रिसाव है, उसके कारण टंकी का केवल 60% भाग ही भर पाया। तो अब इसमें कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि अब भरने वाले पाइप के बारे में तो मालूम है कि वो टंकी को 6 घंटे में भर रहा है, खाली करने वाले का टाइम निकाल लें। तो खाली करने वाले का टाइम आप निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे उसको निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपसे वो पूछ भी नहीं रहा, तो बेवजह उसको निकाल के अपना टाइम मत खराब करिए। इसको बहुत ही आराम से हम लोग करेंगे, बहुत हल्के में करेंगे। इसको कह रहा है कि एक नल टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। अब आप देख सकते हैं कि वो 100% पूरी टंकी भर रहा था 6 घंटे में। 4 घंटे उसने काम कर लिया, तली में रिसाव था, उसके वजह से 60% काम हो चुका है। अब 60% काम जब हो चुका है तब उसने कहा कि तुरंत उस छेद को बंद कर दिया गया, यानी जो रिसाव था उस रिसाव को बंद कर दिया गया, तुरंत ठीक कर दिया गया। और ठीक करने के बाद टंकी जो है वो पूरी
भर गई, अब पूरा भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि जो शेष बची हुई टंकी है वो कितने देर में भरी। तो आप देख पा रहे हैं कि जो भरने वाला नल है वो पूरा 100% टंकी को 6 घंटे में भर सकता था। अब 100% 6 घंटे में भर सकता था, 60% तो भर चुका है। 60% भर चुका है तो टंकी को भरना कितना बाकी है, 40% बाकी है। तो 60% टंकी भर चुकी है, 100% टंकी थी, 60% भर चुकी है, 40% भरना और बाकी है। वो 40% ये कितने देर में भरेगा, 100% 6 घंटे में, तो 40% कितने में, तो 6 घंटे में हम 100 से डिवाइड करके 40 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 20 से काटेंगे 2 और ये 5, यानी कि 12/5 घंटा आ गया। ये 12/5 घंटे को आप क्या लिख सकते हो भाई, 5 से भाग दोगे तो 2 घंटा पूरा पूरा आया, और साथ में 2/5 घंटा आ गया, भाग दिया तो शेषफल 2 बचा। 2/5 घंटे का मतलब कितना मिनट होगा, अगर आप 2/5 घंटे को मिनट में चेंज करते हैं तो 60 का गुणा करेंगे तो 24 मिनट हो जाएगा, 24 मिनट और लग गया। तो यानी 2 घंटा 24 मिनट और समय लगेगा शेष टंकी भरने में। हमसे पूरी टंकी की बात कह रहा है। अब देखिए शुरू में कितने घंटे लगे थे, शुरू में 4 घंटे काम हो चुका है, 2 घंटे 24 मिनट और काम होगा, तो कुल समय कितना लगा, 4 घंटे में 2 घंटा 24 मिनट जोड़ दीजिए तो हमारा जो टोटल समय हो जाएगा वो 6 घंटा 24 मिनट। तो 6 घंटा 24 मिनट हमारा आंसर होगा। 6 घंटा 24 मिनट देखते हैं, पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से हम बेहद आसानी से कर सकते हैं। 100% टंकी 6 घंटे में, 60% टंकी भर चुकी थी, तो 40% जो टंकी बची है वो कितने घंटे में भरेगी, तो 100 का भाग देके 40 का मल्टीप्लाई किया तो 2 घंटा 24 मिनट आ गया। शुरू में 4 घंटे लगे थे, 2 घंटा 24 मिनट और लग गया, दोनों समय जोड़ दीजिए 6 घंटा 24 मिनट, पहला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा 10 पुरुष या 12 महिलाएं, 10 पुरुष या का मतलब बराबर हो जाएगा 12 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में पूरा करती हैं, एक काम को पूरा करती हैं 10 दिनों में, 10 डेज में। आगे क्या कहा जा रहा है, 5 पुरुष और 2 महिला एक साथ काम शुरू करते हैं तो उन्हें काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। 5 पुरुष और 2 महिलाएं, चलिए देखते हैं। 5 पुरुष और 2 महिलाओं के लिए पूछा गया है कि 5 पुरुष और 2 महिलाएं अगर उस काम को करें तो उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। सबसे पहला काम करेंगे कि यहां पर पुरुष और महिला, देखिए या कह रहा था, यहां पे या शब्द है, या शब्द का मतलब होता है बराबर, तो हमने बराबर का चिन्ह लगाया हुआ है। यहां से सबसे पहला काम करेंगे कि हम पुरुष और महिला की एफिशिएंसी यानी क्षमता का रेशियो बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यहां पे आप भाग कर सकते हो, तो मैन अपॉन अगर आप वीमेन करोगे तो 12/10 हो जाएगा, और 12/10 का मतलब हो जाएगा 2 से अगर आप इसको काटते हो तो 6 और 5, तो एक पुरुष की क्षमता 6 है और एक महिला की क्षमता 5 है, तो ये पुरुष और महिला की क्षमता का रेशियो आ गया। अब यहां सवाल में देखिए 10 पुरुष काम को 10 दिन में करते थे, या तो 10 पुरुष उस काम को करें तो 10 दिन में वो काम हो जाएगा, 10 पुरुष ना करें, अगर उसे 12 महिलाएं करें तो भी वो काम 10 दिन में हो जाएगा। चलिए हम पुरुषों से करा के देखते हैं। एक पुरुष की क्षमता हमें क्वेश्चन में दी हुई है 6, यहां से हम लोगों ने 6 निकाल ली। एक पुरुष की क्षमता 6 है तो हमसे कहा जा रहा है कि 10 पुरुष, 10 पुरुषों का अगर आप काम निकालोगे तो 10 में आप 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 60 क्षमता हो जाएगी। 60 की क्षमता से ये पूरा काम कर रहे थे कितने दिनों में, 10 दिनों में। आप ये 60 क्षमता ये महिलाओं से भी देख सकते थे, एक महिला की क्षमता हमें वहां पर 5 है, तो यहां 12 महिलाओं की क्षमता कितनी होगी, 12 में 5 का मल्टीप्लाई करो तब भी 60 ही आएगा क्षमता। तो चाहे पुरुषों से करा लीजिए चाहे महिलाओं से करा लीजिए, टोटल क्षमता 60 ही बनेगी हमारी। 60 की क्षमता से वह काम हो रहा है कितने दिनों में, 10 दिनों में। इसी काम के बारे में आगे बात हो रही है, क्या बात हो रही है, इसी काम को कह रहा है अगर 5 पुरुष और 2 महिलाएं करें। अब आपने देखा एक पुरुष की क्षमता हमारी 6 है तो 5 पुरुष की जो क्षमता होगी वो 30 हो जाएगी। हमने यहां पर एक पुरुष की क्षमता 6 का मल्टीप्लाई किया, 6 × 5 = 30। एक महिला की क्षमता हम लोगों ने 5 निकाली है, यहां महिलाएं 2 हैं तो 5 दूना 10, कुल क्षमता हो गई हमारी 40। अब इस 40 की क्षमता से ये बचा हुआ जो, सॉरी, इस 40 की क्षमता से ये जो टोटल काम है इस टोटल काम को कराना है और हमें वो समय पूछा जा रहा है। 0 से 0 कट गया, 4 से अगर आप 60 को काटते हो तो आपका 15 आ जाएगा। तो देखिए 15 हमारा आंसर है, 15 दिन लगेंगे, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है।
तो सबसे पहला काम हुआ, पुरुष और महिला की क्षमता का रेशियो बनाया 6:5। यहां पे 6 का गुणा कर लोगे तो 6 × 10 हो जाएगा 60। 60 की क्षमता से काम 10 दिन में। जो पूछा जा रहा है उसमें देख लीजिए, 5 पुरुष और 2 महिला। एक पुरुष की क्षमता 6 है तो 6 × 5 = 30। एक महिला की क्षमता 5 है तो 5 × 2 = 10, कुल 40 की क्षमता से काम ये कितने दिन में। जो काम पहले ये हो रहा था वही काम हो रहा है यहाँ भी। तो दोनों को बराबर कर लिया और सॉल्व कर लिया, तो हमारा आंसर आ गया 15, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 18 संख्याओं का, ठीक है, क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन कह रहा है 18 संख्याओं का औसत 52 है। 18 संख्याएं हैं, इनका एवरेज हमें दिया हुआ है, इनका औसत हमें दिया हुआ है 52। पहले 8 संख्याओं का औसत हमें दिया है उसमें 62। अगली 7 संख्याओं का औसत हमें दिया हुआ है 45। देखिए, पहले 18 संख्याओं का औसत 52 दिया है, फिर 8 संख्याओं का औसत 62 दिया है, अगली 7 संख्याओं का औसत 45 दिया है। आगे क्या कहा जा रहा है? 16वीं संख्या 17वीं संख्या से 6 कम है। अब यहां पे 16वीं, 17वीं और 18वीं 3 संख्याएं बच गई। 16वीं बच गई, 17वीं बच गई और 18वीं बच गई। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है 16वीं संख्या 17वीं संख्या से 6 कम है। तो 16वीं संख्या अगर 17वीं संख्या से 6 कम है, तो अगर 16वीं संख्या को x मान लें तो ये संख्या जो हो जाएगी वो इससे 6 बड़ी हो जाएगी, क्योंकि 16वीं संख्या 6 छोटी है, तो 17वीं संख्या 16वीं संख्या से 6 बड़ी हो जाएगी। आगे क्या 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 कहा जा रहा है? 17वीं संख्या 18वीं संख्या से 1 अधिक है। जो 17वीं संख्या है वो 18वीं से 1 अधिक है, इसका मतलब 18वीं संख्या इस 17वीं संख्या से 1 छोटी होगी। तो अगर इसमें से 1 कम कर दोगे तो 6 में 1 कम कर दोगे तो 5, क्योंकि 18वीं से 1 ज्यादा 17वीं को बोल रहा है, तो इसमें से 1 कम कर दिया। ठीक है, तो ये लाइन हो गई, 17वीं संख्या 18वीं से 1 अधिक है। फिर क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है 16वीं संख्या और 18वीं संख्या, ये तो हो चुका है। 16वीं संख्या 16वीं संख्या 17वीं संख्या से 6 कम है, ठीक है, और 17वीं संख्या 18वीं संख्या से अधिक है। फिर 16वीं और 17वीं संख्या, ये एक लाइन कुछ मिस्टेक है, 16वीं और ये लाइन यहाँ पे मिस्टेक है कुछ। 16वीं संख्या 6 लेस है, ठीक है, छोटी है, 6 छोटी है, ये लाइन तो हो गई हमारी। ठीक है, 17वीं संख्या, ठीक है, 1 अधिक है, ये लाइन हो गई। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? देन द 18th नंबर व्हाट इज द एवरेज? ठीक है, तो वो हमसे पूछ रहा है कि 16वीं और 18वीं संख्या का औसत। यहाँ पे ये लाइन जो है वो लाइन ये गलत लिखी हुई है, ये लाइन यहां से लेकर यहां तक इसको हटा देंगे, ये लाइन गलत लिखी हुई है। ठीक है, बस यहां से है। फिर 16वीं और 18वीं संख्या का औसत, आपको बस कुछ नहीं करना है, 16वीं संख्या और 18वीं संख्या का औसत, ये लाइन जो है यहां तक, ये लाइन जो है वो गलत लिखी हुई है, ये एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे जुड़ गई है, इसकी कोई जरूरत नहीं। चलिए, अब ये देखिए दिया हुआ है टोटल 18 संख्याओं का औसत 52 दिया है, 8 संख्याओं का औसत 62, 7 संख्याओं का औसत 45। ये 8 और 7 15 संख्याएं हो गई, जबकि कुल 18 संख्याएं थी, बची 3 संख्याएं। वो 3 संख्या 16वीं, 17वीं और 18वीं बची। अब ये इससे 6 ज्यादा है और इससे 1 कम है। करते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड हो सकते हैं। एक मेथड तो ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। मल्टीप्लाई कैसे कर लेंगे? यहाँ पे 18 संख्याओं का पहले टोटल निकाल लें। 18 दूना 36 का 6 बचा हमारे पास 3, 18 पचे 90, 90 और 3 हो जाएगा हमारा 93। यहाँ पे 8 संख्याओं का निकाल लें। 8 दूना 16 का 6 हासिल 1 बचा, 8 छक्का 48 और 1 49। इसका टोटल निकाल लो। 7 संख्याओं का 7 पचे 35, 3 बचा, 7 चौका 28, 3 31। इन दोनों को जोड़ लो। ये दोनों अगर जोड़ते हैं हम लोग तो 6 5 11 का 1 हासिल 1, 9 1 10 1 11 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8, तो 811 हो गया। अगर इन 18 संख्याओं में से इन अगर 15 संख्याओं को घटा दें तो बाकी बची संख्याएं यही 3 बची, इन्हीं 3 का आपको वैल्यू मिलेगा। तो पहले आप लोग इसमें से इसको घटा लीजिए। अगर हम लोग 936 में से अगर 811 को घटाते हैं तो कितना बचेगा हमारे पास? 5 2 और 1, 125 बच जाएगा। ये जो 125 बचा
ये इन्हीं तीनों के योगफल के बराबर होगा, तो इन तीनों को जोड़ दो, तो x x x जोड़ोगे 3x हो जाएगा और प्लस 6 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा। 11 को ले आकर घटा लो तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 114। ठीक है, 3 से भाग कर लीजिए, 3 त्रिका 9, 3 8 24, तो x की वैल्यू आ गई 38। x की वैल्यू 38 आ गई। हमसे 16वीं 18वीं संख्या का औसत पूछ रहा है। अब 16वीं संख्या देखी जाए तो क्या हो जाएगी, 16वीं संख्या तो x थी, तो x की वैल्यू हो गई 38। 18वीं संख्या क्या कह रहा है, 18वीं संख्या 5 अधिक है, तो 38 और 5 43। तो हमको दोनों संख्याएं मिल गई। इनका एवरेज पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग करो। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो इनको जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा 81। 81 में 2 का भाग कर दोगे तो आंसर हो जाएगा 40.5। 40.5 यानी कि आप देख सकते हैं हमारा बी ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग गुणा करके इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके नहीं करना चाहते हैं तो और कैसे कर सकते हैं उसको देखते हैं। ध्यान देंगे, ऐसे समझिए हमारे क्लास में टोटल 18 बच्चे बैठे हैं। एक क्लास है, उस क्लास में टोटल 18 स्टूडेंट हैं। हर एक स्टूडेंट को आपको 52 टॉफियां बांटनी है, हर एक बच्चे को 52 टॉफी देनी है। ठीक है, तो मैं 18 बच्चों के लिए 52 के हिसाब से टॉफियां परचेज करके ले आया और उनको बांटना स्टार्ट किया। जब मैं इन 8 बच्चों के पास पहुंचा तो ये 8 बच्चे कहने लगे कि हमें 52 नहीं 62 चाहिए। मुझे देना सबको 52 था, 52, लेकिन ये कह रहे हैं कि 52 में मेरा काम नहीं चलेगा, हमको तो भैया 62 चाहिए। तो 62 चाहिए, तो इन्होंने कितना ज्यादा मांगा, इन्होंने 10 ज्यादा लिया। एक बच्चे ने 10 टॉफी अगर ज्यादा ली तो ऐसे कितने बच्चे हैं यहाँ पर, 8 बच्चे हैं, तो एक बच्चे ने 10 टॉफी ज्यादा ली तो 8 बच्चों ने 80 टॉफी ज्यादा ली। जरा इनको कंपेयर करके देखो, अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो मैं 52 के हिसाब से टॉफियां लाया था सबको देने के लिए, ये बच्चे कह रहे हैं कि हमको 52 की जरूरत नहीं है, हमारा पेट जो है वो 45 टॉफी खा के ही भर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 52 देना था, ये 45 ले रहे हैं, कितना कम ले रहे हैं, तो ये 7 कम ले रहे हैं। एक बच्चे ने अगर 7 टॉफी कम ली तो यहां 7 बच्चे हैं, तो 7 बच्चों ने कितनी टॉफी कम ली भैया, 49 कम ली। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं देखूंगा कि इन्होंने ओवरऑल 31 टॉफियां ज्यादा ली, 31 टॉफियां मुझसे ज्यादा ले ली। अब ये जो 31 ज्यादा ले ली वो मैनेज कैसे होगा, सीधी बात है कि ये जो 3 बच्चे बच गए उन्हीं के हिस्से में से कम करके हम मैनेज करेंगे। तो ये 31 टॉफियां इन्हीं बच्चों का मैं कम करूंगा। ठीक है, अब इन बच्चों की वैल्यू निकालनी है। देखिए मुझे इनको देना कितना था, 52, हर एक बच्चे को 52 देना था, तो मैं इनके लिए भी 52 लाया था। लेकिन इनके दोस्तों ने चूंकि 31 टॉफी ज्यादा ले ली तो इनके हिस्से का 31 कम होगा, तो सबसे पहले हमें वो 31 हटाने पड़ेंगे। चलिए वो 31 कम कर लेते हैं। वो 31 कम करने के बाद मैं देख रहा हूं कि ये तीनों बच्चे बराबर नहीं है, तो सबसे पहले मुझे काम ये करना चाहिए कि इन तीनों को बराबर कर लेना चाहिए। अब इन तीनों को बराबर करने के लिए ये 6 और 5 जो लिखा हुआ है इसे मुझे हटाना पड़ेगा। 6 और 5 हटा लीजिए, जो 6 और 5 अभी फिलहाल के लिए हम लोग हटा रहे हैं, ये बाद में हम इनको वापस कर देंगे। 6 और 5 कितना होता है, 11। 31 की कमी तो यहां से होगी, जो उनके बाकी दोस्तों ने टॉफियां ज्यादा ली थी वो तो हटानी ही हटानी है, और 11 ये हटानी है। तो 31 और 11 अगर लेते हैं तो 31 और 11 हो जाएगा 42। तो यानी आपको 42 टॉफियां कम करनी है। 42 कम करेंगे कितने बच्चों पर, टोटल आप देख पा रहे हैं ये 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों पे अगर आप 42 की कमी करते हैं तो एक बच्चे पर कितनी कमी करेंगे, आप देख सकते हैं 31 टॉफियां यहां से हटानी है और 11 वहां से हटानी है, तो 31 और 11 यानी हमको 42 हटानी है। ये 42 की कमी मैं 3 बच्चों पे करूंगा तो एक बच्चे पे कमी कितने की होगी, 14 की। एवरेज क्या था, 52, 52 में 14 घटा लो। अगर 52 में 14 घटा लूंगा तो एक्स वाले की वैल्यू आ गई 38। इसकी वैल्यू निकालनी है तो 6 ज्यादा है तो 6 जोड़ दो, तो 38 में अगर आप 6 जोड़ते हो तो इसकी वैल्यू 44 हो जाएगी। इसकी वैल्यू चाहिए, 38 में 5 जोड़ दो तो ये 43 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या जा रहा था, 16वीं और 18वीं संख्या का एवरेज। हमको 16वीं संख्या मिल गई, 18वीं संख्या मिल गई, इनका एवरेज चाहिए। 38 और 43 जोड़ोगे 81, 81 का आधा हो जाएगा 40.5। तो जिन लोगों ने मुझसे एवरेज चैप्टर पूरा पढ़ा होगा उन्हें वो ज्यादा अच्छे से ये चीज समझ में आ रही होगी कैसे हम लोगों ने किया है।
और अगर नहीं ज्यादा समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप वो पहला मेथड जो गुणा भाग करके था उससे भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 60 किलोग्राम चीनी को 42 रुपया प्रति किलोग्राम की चीनी के साथ मिलाया गया है, जिससे मिश्रण का जो मूल्य है, मिश्रण को कह रहा है 56 रुपए के रेट से बेचने पे 12% का लाभ हुआ है। देखिए दो प्रकार की चीनी को मिक्स करना है। पहली जो चीनी है उसका रेट हमें दिया हुआ है 60 रुपया, दूसरी जो चीनी है उसका रेट हमको दिया है 42 रुपया, और यहां पे देखिए मिश्रण दिया हुआ है, लेकिन जो मिश्रण दिया है ये विक्रय मूल्य के रूप में दिया है। क्यों? क्योंकि यहां पे लाभ की बात हो रही है। जब भी ऐसा कहीं भी क्वेश्चन हो कि ये दो जो चीनियां दी गई थी ये तो क्रय मूल्य के रूप में थी, कॉस्ट प्राइस के फॉर्म में थी, तो ऐसे में जो बीच में वैल्यू रखोगे वो भी हमेशा क्रय मूल्य के रूप में ही हम लोग रखेंगे, कॉस्ट प्राइस के रूप में रखेंगे। ऐसा नहीं करना कि यहां पे क्रय मूल्य रखा, यहां क्रय मूल्य और यहां विक्रय मूल्य कर दिया। अगर आपका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस है, यहां कॉस्ट प्राइस है, तो यहां भी कॉस्ट प्राइस ही होना चाहिए, यहां सेलिंग प्राइस हम लोग नहीं रखेंगे। तो अगर क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया तो सेलिंग प्राइस को हम लोग कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करेंगे। 12% लाभ हुआ तो 112% की वैल्यू हमें दी गई है 56 तो यहां से मैं पहले 100 की वैल्यू निकाल लूं, ये मेरा क्रय मूल्य आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। 112 का आधा 56 है तो 100 का आधा कितना होगा? 50, तो मेरा क्रय मूल्य 50 आ गया। अब ये क्रय मूल्य मैं 50 रख दूंगा बीच में, गलती से भी 56 को बीच में मत रख दीजिएगा, क्योंकि 56 जो है वो हमारा सेलिंग प्राइस था। इसका डिफरेंस अगर आप लेते हो 10 होगा, इसका डिफरेंस 8 होगा। रेशियो बनाएंगे तो रेशियो हो जाएगा 4:5 का। 4:5 देखिए डी ऑप्शन है हमारा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मां और पुत्री की वर्तमान आयु का रेशियो जो है वो 3:1 है। ये 3 और 1 का जो रेशियो है वो कब का रेशियो है भाई? ये रेशियो जो है वो वर्तमान का है, ठीक है। फिर क्या कहा जा रहा है? 5 वर्ष पूर्व उनका जो अनुपात था वो 5 और 1 का था। तो 5:1 का रेशियो कब था? ये 5 और 1 का रेशियो जो था वो 5 वर्ष पूर्व है। 5 वर्ष पूर्व कह रहा, हाँ 5 वर्ष पूर्व। ये मां है और ये पुत्री। फिर आगे क्या कहा जा रहा है? कह रहा अब से 41 वर्ष बाद, अब से 41 वर्ष बाद मां की उम्र क्या होगी? तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में मां की जो प्रेजेंट एज है, वर्तमान उम्र है, वो वर्तमान उम्र पहले निकालनी होगी। आप देख सकते हैं ये वर्तमान का रेशियो है और ये रेशियो जो है वो 5 वर्ष पहले का है। तो अगर ये 5 वर्ष पहले का है और ये वर्तमान का है तो इनके रेशियो में अंतर 5 वर्ष का होना चाहिए, यानी रेशियो में अंतर बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सीधी बात है, अगर मेरी उम्र 30 वर्ष है, आपकी 20 वर्ष है, अगर मेरी अगर 10 साल बढ़ेगी, मेरी अगर 30 से 40 होगी, तो आप अगर 20 के हैं तो आप भी 10 बढ़ोगे, तो आपका भी 20 से 30 होगा, तो 10 साल मेरा बढ़ा तो 10 साल आपका बढ़ा। तो उसी प्रकार अगर मां की उम्र अगर 5 साल बड़ी होगी तो पुत्री की उम्र भी 5 साल बड़ी होगी, यानी रेशियो में भी जो अंतर होना चाहिए वो अंतर दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो हम देखेंगे क्या रेशियो में अंतर आपको बराबर दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा है। अगर रेशियो में अंतर बराबर नहीं दिख रहा है तो वो अंतर हमको बराबर करना पड़ेगा। कैसे बराबर करते हैं? बहुत आसान तरीका है, आप इसका डिफरेंस ले लीजिए और इसका डिफरेंस ले लीजिए। 3 और 1 का डिफरेंस कितना होगा? 2 होगा। 5 और 1 का डिफरेंस क्या होगा? 4 होगा। अगर इस डिफरेंस में कुछ कॉमन बनता है तो उसको काट सकते हो, तो यहां 2 से कटा ये 1 हो गया और यहां 4 से कटा तो ये 2 हो गया। अब इस 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले रेशियो में, 2 का मल्टीप्लाई नीचे वाले रेशियो में कर देंगे। ऊपर वाले रेशियो में अगर 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो उससे कोई बहुत फर्क तो पड़ेगा नहीं, वो 5 1 का 5 ही 1 रहेगा। ऊपर 2 बचा था, 2 का मल्टीप्लाई अगर इस रेशियो में मैं करता हूं तो ये 6 होगा और ये हमारा 2 होगा। अब आप देख सकते हैं इस नए रेशियो से हमारा डिफरेंस बराबर हो गया होगा। देखिए मां की उम्र 5 थी 6 हो गई, अब पुत्री की उम्र 1 थी 2 हो गई, तो मां की उम्र भी बढ़ गई। कितनी बढ़ गई भाई? 1 वर्ष। अब पुत्री की उम्र भी कितनी बढ़ गई? 1 बढ़ गई। दोनों तरफ आप देख सकते हैं रेशियो में वृद्धि बराबर हो रही है। वो रेशियो में वृद्धि जो 1 बराबर हो रही है वो आपको उम्र में कितना दिख रहा है? 5 वर्ष का अंतर। ये वर्तमान का है, ये 5 वर्ष पूर्व का है, यानी 5 वर्ष का अंतर है। तो 1 की वैल्यू 5 वर्ष। हमें मां की उम्र पूछ रहा है तो हम पहले वर्तमान वाले से ही निकालेंगे। तो वर्तमान में पहले मां की उम्र निकाल लें। वर्तमान में यहां देख सकते हो कि रेशियो जो है मां की वो कितनी है? 6 है। तो 1 की वैल्यू अगर हमारी 5 है तो 6 की वैल्यू निकालनी है, तो 6 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष। तो हमने वर्तमान का निकाल लिया,
ठीक है। तो वर्तमान में माँ की उम्र जो है, ये ध्यान रहे, ये जो नीचे वाला रेशियो है ये वाला रेशियो था वर्तमान वाला, और जो ऊपर ये रेशियो है ये वाला रेशियो है, यानी 5 वर्ष पूर्व वाला। तो वर्तमान में माँ की उम्र हमने 6 निकाली, 6 बराबर 30 वर्ष। हमें पूछ रहा है 41 वर्ष बाद माँ की उम्र क्या होगी। अगर आज माँ की उम्र हम लोगों ने निकाल ली है 30 वर्ष, तो 30 में अगर हम लोग 41 जोड़ देंगे तो माँ की उम्र 30 साल बाद कितनी होगी? 71 होगी, 71 होगी। देखिए 71 साल। अगर बेटी की उम्र अगर निकालनी होती तो वो भी निकाल सकते थे, 1 बराबर 5 तो 2 बराबर 10, तो बेटी की जो वर्तमान उम्र होगी वो 10 साल होगी, वो भी निकाला जा सकता था, लेकिन वो पूछ नहीं रहा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 10,000 रुपए को कह रहा 3 कारीगर हैं, 3 कारीगर हैं, 5 सहायक हैं और 6 श्रमिक हैं। 10,000 रुपए बांटना है। 10,000 रुपए का अमाउंट है, 3 कारीगर, 5 सहायक और 6 श्रमिकों में बांटना है। इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक सहायक को एक श्रमिक को प्राप्त होने वाली राशि से 2 गुना, यानी कि सहायक को श्रमिक का 2 गुना मिल रहा है। यानी अगर श्रमिक को 1 रुपया मिल रहा होगा तो सहायक को कितना मिलेगा? सहायक को 2 रुपया मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक कारीगर को एक श्रमिक को प्राप्त होने वाली राशि का 3 गुना। ठीक है, तो यहां देखिए 3 गुना लिखा हुआ है। तो कारीगर को श्रमिक का 3 गुना, तो यहां कारीगर लिख लेते हैं। कारीगर को श्रमिक का 3 गुना, श्रमिक 1 है तो श्रमिक अगर 1 है तो इसका 3 गुना कितना होगा? 3 हो जाएगा। तो रेशियो बन गया, कारीगर के हिस्से में 3 है, सहायक के हिस्से में 2 है और श्रमिक के हिस्से में 1 है। आगे क्या कहा जा रहा है? तीनों कारीगरों द्वारा प्राप्त धनराशि कितनी है? तीनों कारीगर का हिस्सा हमें पूछा जा रहा है। चलिए रेशियो हमने बना लिया, कारीगर का हिस्सा 3, सहायक का 2, श्रमिक का 1। यही रेशियो की जो वैल्यू है इस क्वेश्चन में रख दीजिए। एक कारीगर का हिस्सा 3 है, जबकि आप देख रहे हैं कि यहां कारीगर 3 है, तो एक कारीगर का 3, तो 3 कारीगर का हिस्सा कितना होगा? 9 होगा। एक सहायक का हिस्सा 2 है तो 5 सहायकों का हिस्सा कितना होगा? 10 होगा। एक श्रमिक का हिस्सा 1 है तो 6 श्रमिकों का हिस्सा कितना होगा? 6 होगा। इनको आप जोड़ लीजिए, टोटल 10, 9, 19, 19 और 6, 25। ये 25 की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में हमें दी हुई है कितने के बराबर? 10,000 के बराबर। अगर मैं 25 का भाग करता हूं तो 25 का अगर मैं भाग करूंगा तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 400। 1 की वैल्यू 400 आ गई। हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए 3 कारीगर कितना पाएंगे। 3 कारीगर का आप देख सकते हैं, 3 कारीगरों का कुल मूल्य हमारा 9 है यहां पर, तो हमको 3 कारीगर की वैल्यू निकालनी है। 3 कारीगर यहां पर 9 है, तो 1 की वैल्यू 9, 1 की वैल्यू 400, तो 9 की वैल्यू कितनी? तो 9 का अगर हम मल्टीप्लाई कर ले, 9 चौका 3600, 3600 आंसर हो जाएगा। यही पूछा जा रहा है, तो 3600 देखते हैं आंसर। सी ऑप्शन हमारा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 8400 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में एक निश्चित वार्षिक दर से 10,164 रुपए हो जाती है, जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। ठीक है, तो यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मूलधन जो है वो हमारा दिया हुआ है 8400 रुपया, और मुझे मिश्र धन 2 साल का दिया हुआ है, यहां पर 2 साल का समय दिया हुआ है। ठीक है, तो मिश्र धन दिया हुआ है कितना? 10,164 रुपए, टाइम 2 वर्ष का है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है। उसी धनराशि पर उसी दर से 4 सही 3/5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? तो सबसे पहला काम तो हमें यह करना चाहिए कि सबसे पहले हम लोग यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लें, दर निकाल लें। दर कितना होगा? अब दर देखिए कैसे निकालेंगे, उसका बहुत ही आसान तरीका है। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज में आपको दर निकालनी हो तो जो आपका अमाउंट यानी मिश्रधन है उसको ऊपर रख लो, यानी जो बड़ी वैल्यू है उसको ऊपर रख लीजिए, छोटी वैल्यू को नीचे रख लीजिए। तो मैं 10,164 को ऊपर रख लेता हूं और 8400 को मैं नीचे रख लेता हूं। अब यहां पे ध्यान दीजिए, समय कितना है? 2 वर्ष की बात हो रही है। 2 वर्ष का मतलब है कि ये जो है वो किसी न किसी का स्क्वायर बना रहा होगा, अभी नहीं बना रहा है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करिए, जितना काट सकते हैं काटिए, काटते रहिए तब तक काटते रहिए जब तक आपको ये किसी का वर्ग ना दिख जाए।
जब आपको वर्ग दिख जाए तो वहीं रुक जाइए। तो इसको तब तक काटेंगे जब तक कि किसी का वर्ग हमें ना दिख जाए। तो चलिए पहले 4 से काटते हैं, ऊपर भी 4 से काटो। एक बार हम नीचे ऊपर फिर 7 से काट सकते हैं, ऊपर भी 7 से कट रहा है। 3 से काट सकते हैं, फिर ऊपर भी 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा ऊपर 121 बच गया और नीचे हमारा 100 बच गया। तो 121 ऊपर बचा, नीचे 100 बचा। हमने कहा था आपको तब तक काटना है जब तक वो किसी का स्क्वायर नहीं दिखे। अब हमें ये साफ साफ दिख रहा है। स्क्वायर ही क्यों? क्योंकि समय का अंतर कितने साल का है? 2 साल। 2 साल की बात हो रही है। अगर यही समय 3 साल का होता तो हम ये देख रहे होते कि क्यूब किसका बना रहा है। अगर समय 4 साल का होता हम ये देख रहे होते ये किसका होल 4 बना रहा है। तो यहाँ 2 साल है तो इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर देख रहे हैं। तो ये स्क्वायर किसका है? तो हमें ये पता है कि ये 11 और 10 का स्क्वायर है। यहां जो पावर में स्क्वायर है ये हमको टाइम को बताता है। ये टाइम 2 साल है, जैसा कि क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 2 साल कहा गया है। अगर यही टाइम 3 साल होता तो पावर 3 होता। अंदर जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है, वो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू जो है वो हमको रेशियो बताती है कि रेशियो हमारा 11/10 है। अब रेशियो 11/10 है, हमें तो रेट निकालना है, दर निकालना है। तो रेशियो 11/10 होने का मतलब है कि 10 वाली वैल्यू 1 साल में 11 रुपया हो जाती है। तो ब्याज कितना आता है भाई? 1 रुपया आता है। 1 रुपया कहां से आता है? 10 रुपए से। तो 1 रुपया 10 रुपया का कितना परसेंट हो गया? 10% हो गया। तो हम लोगों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया 10%। ठीक है, तो दर निकाल लिया। चलिए दर तो हो गया। आगे क्या कहा जा रहा है? उसी राशि पर उसी दर से 4 सही 3/5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। चलिए 10 वर्ष 10% का रेट है, तो 10% के रेट से अगर हम लोग देखें तो 4 साल का अगर ब्याज अगर देखा जाए तो 40% हो जाएगा। ठीक है, 4 साल का अगर हम लोग ब्याज देखें तो 40%, और 3/5 साल और है तो 10% का अगर मैं 3/5 लेता हूं तो ये हो जाएगा 6%। यानी टोटल ब्याज जो हो गया वो हमारा 46% हो गया। यानी मुझे कुल 46% ब्याज मुझे कैलकुलेट करना है। किसका कैलकुलेट करना है? इस मूलधन का। ये जो मूलधन दिया गया है, इसी मूलधन का मुझे 46% ब्याज निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। अब यहां पर जगह थोड़ी कम हो गई तो इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं। 8400 है। 8400 का पहले आप निकाल लो 40%, अब बाद में निकाल लेना 6% और दोनों जोड़ लो। इसका अगर हम लोग 40% निकालते हैं तो 40% निकालने का मतलब 2 जीरो हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, 0 4 चौका 16 हासिल 1 बचा 8 चौका 32 और ये 3360 रुपया। अभी मुझे कितना परसेंट और निकालना है? 6% और निकालना है। तो इसी 8400 का मैं एक बार फिर निकाल लूं 6%। और या तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि पूरा पूरा 46% एक ही बार में 46/100 कर लो, जो आपको ठीक लगे वैसे कर लीजिए। 6 चौका 24, 2 बचा 8 छक्का 48, 48 और 2 6 चौका 24 और बचा हमारे पास 2 8 छक्का 48, 48 और 2 50। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो तो ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये 8 और ये 3। तो मेरा 3864 रुपया ब्याज हो जाएगा। 3864 देखते हैं क्या 3864 ऑप्शन में है? हाँ बिल्कुल है, डी ऑप्शन। तो 3864 हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुदीप ने एक निश्चित धनराशि का 1/8 भाग 5% की दर पर, ठीक है, 1/8 भाग जो है वो 5% की दर पर है और 2 वर्ष के लिए है। ठीक है, 1/8 भाग 5% की दर पर 2 वर्ष के लिए। उसी धनराशि का 3/5 भाग 6%। ठीक है, 3/5 भाग 6% और समय कितना है? यहां समय भी हमारा 2 वर्ष ही है। ठीक है, फिर आगे क्या कहा जा रहा है? और शेष धनराशि 10%। अब शेष जो भी धनराशि बची होगी वो शेष धनराशि हमारा 10% पर, और कितने साल के लिए? यहां पर यहां भी 2 ही साल की बात हो रही है, 2 साल ले लेंगे। निवेश किया गया, प्राप्त होने वाला कुल ब्याज, प्राप्त होने वाला कुल ब्याज जो है वो हमारा, जो हमारा इंटरेस्ट है वो 1674 रुपए दिया हुआ है। निवेश की गई कुल धनराशि आपको बतानी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला काम ये करेंगे
कि आप पहले एक मूलधन आप एज्यूम कर लो, मूलधन मान लो। अब मूलधन कैसे मान लें, तो आप देखिए जब भी इस तरह से, पहले भी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, भिन्न के रूप में सवाल दिया हो फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो आप नीचे वाली वैल्यू देखा करो, नीचे क्या लिखा है। जैसे यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, तो 8 और 5 का एलसीएम ले लीजिए, तो 8 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 40। 40 के ही मल्टीपल में, 40 के ही पहाड़े में हम लोग मूलधन मान लेते हैं 400। 400 इसलिए मान लिया क्योंकि परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालना थोड़ा हमारे लिए आसान रहेगा। 40 इसलिए लिया क्योंकि 40 एलसीएम है, 8 5 से आराम से कटेगा, और 1 0 इसलिए बढ़ा लिया ताकि परसेंटेज निकालना हमारे लिए आसान रहे। चलिए 1/8, 400 का 1/8 अगर 8 करते हो तो 400 का 1/8 हो जाएगा। 1 0 और बढ़ा लेते हैं क्योंकि परसेंटेज निकालना है, तो चलिए देखते हैं, अगर काम चल जाएगा तो कोई बात नहीं, 1 0 और बढ़ा लेंगे। 1/8, 1/8 इसका कितना हो जाएगा, 8 5 40, 50 हो जाएगा। ठीक है, आप बढ़ा लो, 1 0 और बढ़ा लो, आगे जरूरत पड़ जाएगी, तो ये 500 हो जाएगा। 4000 का हमारा 1/8 अगर आप करोगे तो 500 हो जाएगा। ये 500 जो है वो किस रेट पर, 5% की रेट से 2 साल यानी 10% हो जाएगा। ठीक, फिर 4000 का 3/5 कह रहा है। 4000 का अगर हम 3/5 निकालें, अगर 4000 में 5 का भाग दोगे तो ये 800, 800 में 3 का मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा आपका 2400। ये 2400 कितने पर, 6% की रेट से 2 साल यानी 12%। शेष धन, अब शेष धन देख लीजिए, 24 और 5 29 हुआ, और ये 4000 था, तो हमारे पास बचा कितना, हमारे पास शेष 1100 बचा। वो 1100 10% की रेट से 2 साल यानी 20%। 500 का अगर मैं 10% निकालूंगा ब्याज तो 50 रुपया होगा। 2400 का 12% अगर हम ब्याज निकालें तो 12 चौका 48 और 4 बचा, 12 दूना 24, 24 और 4 28 यानी 288 हो गया। 1100 का अगर मैं 20% निकालूंगा तो 1100 का 20% 220 हो जाएगा। अगर ये सारा ब्याज अगर जोड़ दिया जाए तो ये टोटल ब्याज हमारा हो जाएगा 8 8 2 10 5 15, 1 बचा, 2 2 4 और 1 5 यानी 558। ठीक है, 558 हुआ। अच्छा, ये 558 जो ब्याज है वो हमें यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कितने के बराबर, 1674। तो ये इसका कितना गुना हो रहा है, ये इसका 3 गुना हो रहा है। इसका ये कितना गुना है, 3 गुना है। ठीक है, तो अगर ये ब्याज 3 गुना हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो मूलधन हमने एज्यूम किया है, अपनी तरफ से रखा हुआ है, वो मूलधन भी हमारा 3 गुना हो जाना चाहिए। मूलधन हमने कितना लिया हुआ है, 4000, 4000 का 3 गुना कर लीजिए तो हमारा आंसर हो जाएगा 12000। तो 12000 हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, तो 12000 देखते हैं आंसर, बी ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को 390 रुपए में बेचने से एक दुकानदार को कुछ हानि होती है। 390 रुपए में बेचने से हानि होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्रय मूल्य होगा वो क्रय मूल्य हमारा जो सीपी होगा, जो क्रय मूल्य होगा वो 390 से ज्यादा होगा। इधर लॉस हो रहा है। ठीक है, 390 में बेचने से उसको हानि हो रही है। यदि उसने इसे 444 रुपए में बेचा होता तो उसे लाभ होता। अगर 444 से बेचने से लाभ होता है तो इसका मतलब है कि जो हमारा क्रय मूल्य होगा वो 444 से ज्यादा होगा, तभी लाभ हो रहा है। लाभ कब होता है, लाभ तब होता है जब विक्रय मूल्य बड़ा हो, क्रय मूल्य छोटा हो। तो विक्रय मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य छोटा है। हानि कब होगी, हानि तब होगी जब क्रय मूल्य बड़ा हो, विक्रय मूल्य छोटा हो। तो यहाँ क्रय मूल्य बड़ा है और विक्रय मूल्य छोटा है, इसलिए इधर हानि हो रही है। आगे क्या कहा जा रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है कि यदि उसे इस 444 में बेचा होता तो उसे पहले के मामले में हुई हानि के 5वें हिस्से के बराबर लाभ होता, यानी जितना लाभ हो रहा था उसका 5वां हिस्से के बराबर उसे हानि होती। लाभ के 5वें हिस्से के बराबर हानि, यानी कि अगर लाभ 5 रुपए का है तो उसका 5वां हिस्सा कितना होगा, 1 होगा। तो 5 का 5वां हिस्सा 1, यानी 5 रुपए का अगर इधर लाभ है तो इसका मतलब है कि इधर हानि कितने की होगी, 1 रुपए की। लाभ का 5वां हिस्सा हानि, लाभ 5 रुपए, हानि उसका 5वां हिस्सा यानी कि 1 रुपया। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या जा रहा है आगे, कह रहा है कि अगर उसे 552 में सेल करते तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होता। सेलिंग प्राइस हमको एक दिया हुआ है 552, तो हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहला काम तो ये कर लें, हम लोग अपना क्रय मूल्य निकाल लें। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहां बीच में कहीं क्रय मूल्य है, एक सेलिंग प्राइस इधर है, एक सेलिंग प्राइस इधर है, इधर नुकसान है, इधर फायदा है। आप देख सकते हैं रेशियो की अगर बात करूं तो इधर हमारा -1 का डिफरेंस है और इधर हमारा
+5 का डिफरेंस है। अगर आपसे पूछा जाए -1 और +5 में कुल डिफरेंस कितना होगा, तो प्लस माइनस का अंतर जुड़ेगा, तो -1 और +5 अगर आप जोड़ते हो तो ये 6 हो जाएगा। और 6 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस 390 और 444 में कितने के बराबर होगा? 444 और 390 का अगर अंतर लिया जाए तो 444 में 390 घटाओगे तो 54 रुपए का अंतर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, रेशियो का अंतर लिया। तो यहां अंतर -1 का है, यहां अंतर +5, -1 और +5 में 6 का अंतर, वो 6 का डिफरेंस 444 और 390 में 54 के बराबर है। तो 6 की वैल्यू 54 आ गई। अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूं तो 6 का भाग दूंगा तो 1 की वैल्यू 9 आ गई। अब आप देख सकते हैं यहां डिफरेंस 1 का ही तो था, मुझे 1 की हानि हो रही थी और वो 1 की हानि मैंने रुपए में निकाल ली, 9 रुपए के बराबर। तो अगर मुझे 9 रुपए का अगर यहां हानि हो रहा है तो मैं 9 रुपए जोड़ दूंगा तो मेरा क्रय मूल्य आ जाएगा। तो अगर मैं 390 में अगर 9 जोड़ दूं, अगर मैं 390 में अगर 9 जोड़ दूं तो मेरा जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो 399 हो जाएगा। तो मेरा क्रय मूल्य आ गया 399। ये मेरा क्रय मूल्य हो गया। आप इसको एक्स मान के भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो सब करने में समय ज्यादा खराब होता है। ऐसे करिए। तो क्रय मूल्य हमारा 399 हो गया। अब क्रय मूल्य 399 हो गया और उसको सेल कितने में कर रहा है? 522 में। तो लाभ कितने का होगा? तो भाई 522 में अगर हम 399 अगर घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा। आप सीधे घटा लो, ठीक है। तो यहां से आप लाभ निकाल लोगे, अपना प्रॉफिट निकाल लोगे। तो 522 में 399 घटा दोगे तो आपका 123 रुपए, 123 122 123 123 रुपए का लाभ होगा। 123 का लाभ होगा। लाभ की गणना हम लोग किस पे करते हैं? हम सब लोग जानते हैं लाभ की गणना हमेशा क्रय मूल्य पे ही होती है। तो आप 123 रुपए का जो लाभ हो रहा है वो आप अपने क्रय मूल्य 399 पे निकालोगे कि इसका कितना परसेंट है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। 3 से वैल्यू कट रही है, 3 चौका 12, 3 एक कम 3, ठीक है। और कुछ कट जाएगा क्या? कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हमें ऐसा लग रहा है कि हुआ है क्या? एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। 399 और 444, यहां एक बार अच्छे से देख लेते हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार कुछ हानि होती है, यदि उसने इसे 444 में बेचा होता तो उसे पहले के मामले में हुई हानि के 5वें हिस्से के बराबर लाभ। हानि के 5वें, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ हम लोगों से। हानि के 5वें हिस्से के बराबर लाभ हो रहा है। हानि जितना भी है उसका 5वां हिस्सा लाभ है। तो ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गई। तो अगर हानि 5 है, हानि अगर 5 है तो लाभ उसका 5वां हिस्सा यानी लाभ यहां पर 1 होगा, ठीक। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। अब यहां से थोड़ा सा वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है। हानि के 5वें हिस्से के बराबर लाभ है। हानि अगर 5 की है तो लाभ 1 है, उसका 5वां हिस्सा। तो इधर -5, इधर 1 का डिफरेंस, तो यानी टोटल डिफरेंस 6 का, और ये 6 का डिफरेंस हमारा 54 के बराबर है। तो 1 का डिफरेंस हमारा 9 आ जाएगा। अब वो 1 का डिफरेंस आप इधर से देखोगे तो 1 का डिफरेंस 9 यानी 9 रुपए का हमको यहाँ पे लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य से 9 रुपया कम होगा। अगर आप 444 में से 9 घटाते हो तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा 435, ठीक। वो 1 का डिफरेंस इधर से आएगा 9 रुपए का। 444 में अगर हम लोग 9 घटा देंगे तो 435 रुपया क्रय मूल्य आ जाएगा। अब हम लोग निकाल लेते हैं कि हमारा लाभ कितना हो रहा है। तो आप लाभ देख सकते हैं 522 में से आप घटा लीजिए इसको 435 को, तो 65 75 85 87, तो 87 का लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है? 87 का हो रहा है। 87 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कैलकुलेट क्रय मूल्य पे करते हैं तो हम पता कर लेंगे कि 87 हमारे 435 का कितना परसेंट है, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लो। तो ये 8 × 5 = 40, 7 × 5 = 35, यानी 5 बार में कट रहा है। 5 से अगर 100 को काट देंगे तो आंसर हो जाएगा 20%। तो 20% देखिए हमारा पहला ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक्स मान के करोगे थोड़ा लंबा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य और बिक्री मूल्य दोनों में से अगर 100 रुपए की कमी की जाती है तो अब लाभ 45% होता है। लागत मूल्य बताइए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पेपर में आते हैं और ज्यादातर लोग इसको एक्स से ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको एक्स से बिल्कुल सॉल्व नहीं करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, 30% लाभ पर क्रय मूल्य को अगर मैं मान लू 100% और क्वेश्चन में कह रहा है 30% लाभ हो रहा है, तो हमारा जो विक्रय मूल्य होगा वो हमारा 130%। आप देखिए 30% का लाभ हो रहा है।
कह रहा वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अगर 100 रुपया कम होता, दोनों 100 रुपया कम होता, यानी कि अब मैं अपना देखूं नया क्रय मूल्य, ये मेरा नया क्रय मूल्य है, ये नया क्रय मूल्य मेरा 100 रुपया कम हो रहा है। अब यहां ध्यान रहे, ये 100 में से 100 हटा के आप इसको जीरो नहीं लिख सकते, क्योंकि ये वैल्यू परसेंटेज में है, ये रुपए में है, तो घटेगी नहीं, आपको ऐसे ही लिख के छोड़ दीजिए। क्रय मूल्य 100 रुपया कम हो गया और विक्रय मूल्य भी 100 रुपया कम हो गया, दोनों 100 रुपया कम हो गया, तो विक्रय मूल्य भी 100 रुपया कम कर देते हैं, तो 130% माइनस 100 रुपया। अब इसको घटा के आप 30 मत लिख दीजिएगा, क्योंकि ये परसेंटेज में है, रुपए में है, घटेगा नहीं। ठीक है, अब ये मेरा नया क्रय मूल्य है और ये मेरा नया विक्रय मूल्य है। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपया कम कर दिया, तो अब लाभ जो है वो 45% हो रहा है, प्रॉफिट 45% हो रहा है। मुझे मालूम है कि अगर मैं अपने क्रय मूल्य में लाभ जोड़ दूं तो वो मेरे विक्रय मूल्य के बराबर हो जाता है, तो मुझे अपना क्रय मूल्य मिल चुका है, ये मेरा नया क्रय मूल्य है और ये मेरा नया विक्रय मूल्य। तो अगर मैं अपने क्रय मूल्य को 45% बढ़ा दूं, बढ़ा देने का मतलब क्या है कि क्रय मूल्य 100% है, लाभ 45%, आप उसको जोड़ोगे तो वो वैल्यू पूरी 45% बढ़ेगी। तो मैं अगर अपने क्रय मूल्य को 45% बढ़ा दूं, यानी मैंने उसमें अगर 45% बढ़ा दिया, तो इसका मतलब मैंने उसमें अपना लाभ जोड़ दिया। तो अगर क्रय मूल्य को 45% बढ़ा दें तो ये इस विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। तो चलिए 45% की लाभ की बात हो रही है, तो मैं इस पूरे क्रय मूल्य को 45% बढ़ा देता हूं। जब ये 45% बढ़ेगा तो ये पूरी वैल्यू 45% बढ़ेगी, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 145% माइनस ये भी 45% बढ़ेगी, तो ये 145 रुपए, पूरी वैल्यू 45% बढ़ गई। मैंने जब अपने क्रय मूल्य को 45% बढ़ा दिया, तो अब इस नए विक्रय मूल्य के वो बराबर हो गया, और नया विक्रय मूल्य हमको दिया है 130% माइनस 100 रुपए। ठीक है, क्रय मूल्य में लाभ जोड़ने पर विक्रय मूल्य के बराबर होता है। 130% को 145% में अगर आप लेस करोगे, परसेंटेज को परसेंटेज के साथ घटा सकते हैं, रुपए को रुपए के साथ, तो 130% को अगर आप 145% में घटाओगे 15%, ये वैल्यू इधर आएगी तो 45 रुपए, तो 15% की वैल्यू हमको मिल गई 45 रुपए। पूछा क्या जा रहा है हमसे, पूछा जा रहा है वस्तु का मूल लागत मूल्य क्या था, यानी कि ये वाली सीपी पूछी जा रही है 100%। 15 का 3 गुना 45, तो 100 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 300 रुपया हो जाएगा। 300 रुपया हमारा आंसर, 300 चेक करते हैं, सी ऑप्शन। ठीक है, अगर मुझसे यह पूछ लिया गया होता कि बताइए वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या था, तो 300 हमारा क्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य 30% ज्यादा था, तो 300 का 30% निकाल लेते। ठीक है, 30 या 90, 90 जोड़ देते, ये हमारा आ जाता 390, अगर वो पूछा गया होता तो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी परीक्षा में 55 अभ्यर्थी लड़के हैं, 60% लड़के और 75% लड़कियां उत्तीर्ण हुई और 315 लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई। अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसी परीक्षा में 55 अभ्यर्थी, 55 नहीं है, देखिए यहां पे 55% लिखा हुआ है, ये 55% होगा। ठीक है, ये 55% है। ठीक है, किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी लड़के हैं, ठीक है, और 60% लड़के और 75% लड़कियां जो हैं वो उत्तीर्ण हो गई। ठीक है, 60% की जो फ्रैक्शन होती है, जो भिन्न होती है, वो 3/5 होती है, और 75% की फ्रैक्शन यानी जो भिन्न होती है वो 3/4 होती है। तो आप पहले एक संख्या मान लो विद्यार्थियों की, यहाँ 5 और 4 का एलसीएम ले लें 20, 20 के मल्टीपल में, 20 के पहाड़े में अगर हम 200 मान लें, कि हमने मान लिया जो टोटल स्टूडेंट थे, टोटल जो छात्र थे वो कितने थे, 200 थे। आप 100 भी मान सकते हो, थोड़ा हो सकता है 100 में कैलकुलेशन ज्यादा हो जाए, हमने इसके हिसाब से ले लिया, तो 5 और 4 का एलसीएम 20, 20 के गुणनफल में 200 मान लीजिए, तो इससे थोड़ा कैलकुलेशन आसान रहेगा। चलिए 200 हमने मान लिया स्टूडेंट्स। अब 200 में कह रहा था 55% लड़के हैं, तो इसका 55% अगर हम लोग निकाल लें तो इसका 55% बच्चे लड़के हो जाएंगे, 55%। तो वाइज अगर आप देखोगे तो 200 का 55%, 200 का 55% हो जाएगा 110, 110 लड़के हैं। अगर 200 में 110 लड़के हैं, तो 200 में 110 अगर आप घटा लें तो लड़कियां कितनी होंगी, लड़कियां 90 होंगी। आगे क्या कहा जा रहा है, 60% लड़के और 75% लड़कियां जो है वो पास हो गई, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, फेल वाला पूछ रहा है। तो हम फेल देखेंगे। अगर लड़के 60% पास हुए हैं तो लड़के फेल कितने हुए होंगे भाई, लड़के फेल 40% हुए होंगे। लड़के 60% पास हैं तो 40% फेल हैं। 110 का अगर आप 40% निकालोगे तो 110 का 40% 44 होगा। लड़कियां क्या कह रहा था,
लड़कियां 75% पास हुई हैं, तो लड़कियां अगर 75% पास हुई हैं तो फेल कितनी हुई होंगी? 25%। 25% की फ्रैक्शन अगर बनाओगे 1/4 होगी, 1/4 अगर आप निकालोगे तो इसका हो जाएगा 22.5, तो 22.5 लड़कियां फेल हो गई। अब लड़कियां पॉइंट में नहीं हो सकती, ठीक है, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन में हम लोग पॉइंट का यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 44 लड़के जो हैं वो फेल हो गए और 22.5 लड़कियां, ठीक है। 22.5 लड़कियां, अब उसमें चौंकने की जरूरत नहीं है, अगर आपको 22.5 में दिक्कत दिख रही है तो आप इस 200 को 400 मान लेना, तो ये जो 22.5 है वो 45 आ जाएगा, ठीक है, तो वो पूर्णांक में आ जाएगा। पॉइंट में भी है तो कोई इतना इशू नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि लड़कियां जो हैं वो 22.5 जो हैं वो लड़कियां फेल हो गई हैं, ठीक है, लड़कियां 22.5 फेल हो गई हैं, और वो जो लड़कियां 22.5 फेल हुई हैं वो हमें दिया हुआ है 315 के बराबर। तो 22.5 की वैल्यू हमें दिया हुआ है 315 लड़कियां जो हैं वो अनुत्तीर्ण हुई हैं, फेल हुई हैं। हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है अनुत्तीर्ण हुए लड़कों का अनुत्तीर्ण हुए लड़कों की संख्या। तो अनुत्तीर्ण लड़के कितने हैं? फेल लड़के कितने हैं? फेल लड़के 44 हैं। तो हमको 22.5 की वैल्यू मालूम है, 44 की वैल्यू निकालनी है। तो इसी 315 में 22.5 का भाग देंगे, 22.5 का मतलब होता है 45/2, तो 45/2 का भाग दोगे, 2 ऊपर चला जाएगा और इस 44 का गुणा कर लो। 5 से काट लेते हैं, 5 छक्का 30, अब 5 यहाँ 15, 5 यहाँ काट लो, 9 9 सत्ते 63, यही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 14 गुणे 44, 14 चौको 56 बचा 5, 14 चौको 56 और 5 61, यानी 616। 616 देख लीजिए आंसर है हमारा, 616 हमारा सी ऑप्शन है, ठीक है। तो 616 लड़के फेल हो गए। अब इस क्वेश्चन को और आसानी से कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? अगर इतना सारा कैलकुलेशन ना करें तो देखिए, उसको आसानी से करने के लिए थोड़ा सा ऑप्शन भी आपके फेवर में होना चाहिए। यहां से आप देख सकते थे 55% लड़कों की बात हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि अब लड़कों का चाहे वो फेल वाला प्रतिशत हो चाहे पास वाला हो, वो जो भी संख्या आएगी वो 55 के मल्टीपल, यानी कि 55 में आप देख रहे हैं 11 है, 11 के मल्टीपल में आ जाएगी। तो 11 के मल्टीपल में यानी 11 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए। क्या ये वैल्यू 11 से कट रही है? नहीं कट रही है। ये कट रही है 11 से? हमारी नहीं कट रही है। ये 11 से कट रही है? हाँ बिल्कुल कट रही है। ये 11 से कट रहा है और ये 11 से नहीं कट रहा है, तो यानी एक ही ऑप्शन 11 से कट रहा है। तो ऐसे हम लोग कर सकते थे, लेकिन अगर और भी ऑप्शन कट जाते तो हमें सॉल्व भी करना पड़ता। तो इससे अच्छा है कि आपको सॉल्व करने आना ही चाहिए। ऑप्शन के भरोसे हम एग्जाम देने कभी नहीं जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा क्या? 4/5 और ये 3 सही 1/4 लिखा है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 12 और 1 13/4। ऑफ का मतलब होता है का, 8/13 माइनस, इसको सॉल्व कर लिया जाए। इसको सॉल्व करोगे तो 8 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 40, और 8 में से 5 चला गया तो 8 में से 5 चला गया, हमारा ऊपर हो गया 3। यहां भी नीचे हमारा एलसीएम 40 ही होगा, और 8 और 5 हो जाएगा 13 मल्टीप्लाइड बाई 5 गुणे 5 25 और 1 26, 26/5 और प्लस 5/6, ये लिखा हुआ इतना, ठीक है। इसी को सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। ये 40 से 40 तो आप देखिए है वो कट रहा है। सबसे पहले का को सॉल्व करते हैं हम लोग। बॉडमास रूल हम लोगों को मालूम है, सबसे पहले का सॉल्व होता है। तो ये 13 से 13 कट गया, 4 से 8 कट गया, हमारा 2 हो गया। तो यहां बचा हमारे पास 4/5 और डिवाइडेड बाई, यहां हमारे पास बचा केवल 2 माइनस 3/13, ठीक है, और इंटू 26/5 प्लस 5/6, ठीक है। तो का को सॉल्व कर लिया। अब हमारा नंबर आएगा भाग का। भाग को सॉल्व करेंगे। जब भाग को सॉल्व करोगे तो भाग जो है वो गुणे में बदलेगा और ये 2 नीचे आ जाएगा। जब 2 नीचे आ जाएगा तो इसको आप लिख सकते हो 4 या 2 से आप 4 को काट लो। अगर ये नीचे आएगा तो 2 4 को काटेगा तो ये 2/5 हो जाएगा, माइनस 3/13 गुणे 26/5 और प्लस 5/6, ठीक है। अब हम लोग गुणे को सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर ही सॉल्व कर सकते थे, चलिए यहीं कर लेते हैं। 13 से 26 को काट दें 2 बार में, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 2/5 माइनस 3 और 2 का मल्टीप्लाई होगा 6/5 अब प्लस 5/6, ये आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम हमारा 5 है,
तो इन दोनों का एलसीएम 5 है, तो 2 में से आप अगर 6 घटाते हो तो 2 में से 6 घटाने पे -4 आ जाएगा और प्लस 5/6। इसका एलसीएम 30 हो गया, 6 चौका 24 -24 और प्लस 25, तो आंसर हो गया 1/30। 1/30 आ जाएगा हमारा आंसर। 1/30 देखिए आप, डी ऑप्शन हमारा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3600 के, पूछ रहा है कि 3600 के कितने गुणनखंड होंगे, कितने फैक्टर होंगे। देखिए फैक्टर कैसे निकालते हैं। अगर आपको गुणनखंड गिनने हैं किसी संख्या के, तो आप उसको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लो। जितना आप ब्रेक कर सकते हो उतना आप पहले ब्रेक कर लीजिए। 3600 को हम लोग तोड़ेंगे तो अभी 36 × 100 तो तोड़ ही सकते हैं। फिर 36 को तोड़ ले तो 4 और 9 में तोड़ सकते हैं, 25 और 4 में तोड़ सकते हैं 100 को। आप देख सकते हैं ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, तो 2 की पावर 4 बनेगा। ये 3 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहां तक ब्रेक कर लिया। अब इससे ज्यादा ब्रेक नहीं हो सकता, बस यहीं छोड़ दो। अब आपको निकालना है गुणनखंड। आपको गुणनखंड यानी फैक्टर चाहिए, तो फैक्टर निकालने का देखिए तरीका क्या है। यहां पे जो भी आपको पावर दिख रही, पावर में एक एक जोड़ते चले जाइए। यहां 4 पावर दिख रही, 4 में एक जोड़ दो 5, फिर गुणे का चिन्ह लगा दो। यहां पावर हमारी 2 है, 2 में अगर हम लोग एक जोड़ देते हैं तो 3 हो जाएगा, और यहां 2 में एक जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। इनका आपस में गुणा कर लो, यही आंसर हो जाएगा। तो 5 × 3 15, 15 × 3 45। तो टोटल गुणनखंडों की संख्या हमारी 45 आ गई। इस तरीके से हम किसी भी संख्या के गुणनखंड आसानी से निकाल सकते हैं। तो 45 देखते हैं आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक निश्चित संख्या को 65 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 56 आता है। उसी संख्या को 13 से जब विभाजित किया जाता है तो शेषफल x प्राप्त होता है। तो √5x - 2 का मान बताइए। देखिए कहा क्या जा रहा है, जब एक निश्चित संख्या को 65 से जब विभाजित करते हैं, 65 से काटते हैं तो 56 आता है। तो पहले हम लोग संख्या को 65 से काट रहे थे, अब हमें संख्या को काटना किससे है, 13 से। आप समझ सकते हैं 13 जो है वो 65 का ही एक गुणनखंड है। 13 का 5 गुना 65 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अब वो संख्या चाहे जो भी रही हो, मुझे संख्या के बारे में नहीं मालूम और मुझे वो संख्या निकालनी भी नहीं है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि 65 ने उस संख्या को जहां तक भी विभाजित किया होगा, एटलीस्ट वहां तक 13 भी उसे आराम से विभाजित कर लेगा, क्योंकि 13 65 का ही एक गुणनखंड है, फैक्टर है। 65 के पहाड़े में आने वाली हर एक संख्या 13 के पहाड़े में आएगी ही आएगी। अगर 4 किसी संख्या को काट सकता है तो निश्चित तौर पे 2 भी उस संख्या को काट सकता है, क्योंकि 2 4 का गुणनखंड है। लेकिन 2 अगर किसी संख्या को काट ले तो 4 भी एक काट ले उस संख्या को, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे 6 है, 6 को 2 तो काट लेता है लेकिन 4 नहीं काट पाएगा। लेकिन 4 जिस भी संख्या को काट सकता है उस संख्या को 2 निश्चित तौर पे काट लेगा, क्योंकि 2 4 का फैक्टर है, गुणनखंड है। उसी प्रकार 65 का गुणनखंड 13 है, तो 65 के पहाड़े में आने वाली हर एक संख्या 13 के पहाड़े में आएगी। तो 65 ने उस संख्या को जहां तक भी विभाजित किया होगा वहां तक 13 भी आसानी से विभाजित कर लेगा। जब 65 से भाग दे रहे थे तो संख्या में शेषफल कितना बच गया था, 56। अब 65 से 56 में भाग जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि 56 65 से एक छोटा नंबर है, तो उसमें भाग जाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन 13 से तो हम लोग 56 में भाग दे ही सकते हैं। अगर आप 13 से अगर आप 56 में भाग देते हैं तो 13 से 56 में अगर भाग देते हो तो 4 बार भाग जाएगा और हमारा शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा। वही जो शेषफल है उस शेषफल की वैल्यू x हमको कह रहा है, तो x की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली 4। हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि √5x - 2 निकालो। तो यहीं पे आप x की वैल्यू 4 रख दो। 4 रख दोगे तो 5 चौका 20 और 20 में 2 घटा दिया हमने तो हो गया 18। 18 में से 9 बाहर आ जाएगा, 3 और √2 रह जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3√2। तो 3√2 आंसर चेक करिए, 3√2 हमारा चौथा ऑप्शन। करने के लिए इसको ऐसे भी कर सकते थे, संख्या जो भी रही हो 65 से भाग दिया गया, भाग कितनी बार गया मुझे नहीं मालूम, तो हम लोग ऐसे ले लेंगे कि संख्या से जब 65 से भाग दिया तो भाग के बार गया, तो संख्या जो भी रही होगी 65 के और रिमाइंडर मुझे शेषफल 56 बचा, तो वो 56 प्लस बचा होगा तो 56 जोड़ दें। यानी जो भी संख्या रही होगी वो 65 के प्लस 56 रही होगी। 65 के गुणनफल में जहां तक भाग जा सकता था दिया, शेषफल 56 बच गया, जोड़ दिया। अब इसी पूरी की पूरी संख्या को भाग देने के लिए कह रहा था 13 से। अगर मैं इसको 13 से भाग करूं और मैं इसको अलग अलग कर दूं तो इस प्रकार मैं अलग करूंगा। मुझे शेषफल निकालना है,
13 से आप देख रहे हो 13 से 65 पूरा कट गया, अगर ये पूरा कट गया तो शेषफल यहां से कितना हुआ 0। यहां से अगर देखा जाए तो 13 से अगर मैं 56 में भाग दूं तो 13 चौको 52 और शेषफल कितना बचा 4, तो यानी मेरा शेषफल 4 हुआ। अब यही शेषफल जो 4 है, इस 4 x की वैल्यू है, यहां रख दिया। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा आप इस 13 का भाग इस 56 में दीजिए। 13 का भाग हमने 56 में दिया, 13 चौका 52, बचा कितना 4, वही x की वैल्यू हो गई, वही x की वैल्यू क्वेश्चन रख दो, आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए ने कुछ रुपए निवेश कर एक व्यापार शुरू किया, बी ने ए से 5,000 अधिक निवेश किया। ठीक है, तो ए ने कितना निवेश किया नहीं बताया गया है, और बी ने ए से 5,000 रुपया ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया। ए 5 महीने तक व्यापार में रहा, ए का समय 5 महीना है। बी उससे 1 महीना अधिक व्यापार में रहा, तो 1 महीना अधिक व्यापार में रहा तो इसका समय 6 महीना हो जाएगा। देख सकते हैं बी ने 5,000 ज्यादा लगाया, ए का समय 5 महीने दिया गया है, और बी का समय कह रहा उससे 1 महीना अधिक है। कुल लाभ हमको दिया है 26,000, टोटल प्रॉफिट हमको दिया हुआ है 26,000। टोटल लाभ हमको 26,000 दिया हुआ है। उसमें कहा क्या जा रहा है, जिसमें ए बी को ए से 6,000 अधिक, ए बी को नहीं नहीं ये गलत लिखा हुआ है, ये नहीं रहेगा। ठीक है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, जिसमें से बी को ए से 6,000 अधिक मिला। अब यहां से देखिए टोटल लाभ हमको दिया हुआ है 26,000। 26,000 में ए और बी के लाभ की बात हो रही है, जिसमें से बी को ए से 6,000 अधिक, बी को 6,000 ज्यादा मिले। अब अगर 26,000 में 6,000 घटा दे तो 20,000, 20,000 के अगर दो बराबर बराबर हिस्से कर दे तो 10,000। तो ए को मिला होगा निश्चित तौर पे 10,000, और बी उससे 6,000 अधिक पा रहा है ए से। बी अगर ए से 6,000 अधिक पा रहा है, 10,000 में 6,000 जोड़ दोगे तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 16,000। आप देख सकते हैं 10,000 और 16,000 जोड़ने पे हमारा जो टोटल लाभ है वो टोटल लाभ हमारा 26,000 बन जाएगा, और दोनों के बीच अंतर 6,000 का कह रहा था, वो 6,000 का अंतर हो गया। तो ए का लाभ हम लोग लिख लेंगे यहां पर 10,000, और बी का लाभ हम लोगों ने लिख लिया यहां पर 16,000। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए ए और बी ने कितनी कितनी पूंजी लगाई थी, उनका इन्वेस्टमेंट पूछा जा रहा है। तो चलिए यहां पे देखते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो काम बन जाएगा। यहां पे इसका भाग कर दो, निवेश और समय का गुणा कर लिया तो प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। हमारा जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट समानुपाती होता है निवेश और समय के। लाभ दो चीजों पर निर्भर करता है, निवेश और समय के गुणनफल पर। तो ये निवेश है और ये समय है, इनका गुणा किया तो लाभ का अनुपात आ गया, जो हमको 10,000 और 16,000 दिया गया है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 2 से अगर काटता हूं तो ये 5 हो गया, और ये 2 से कटा तो 8 हो गया। 5 से इधर 5 कट गया, 2 से काटोगे ये 3 और इधर 4, 4 का मल्टीप्लाई अगर उस तरफ कर दिया जाए तो 4x, और यहां पे 3 हो जाएगा, ये 3 का मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 15,000। ठीक है, 3x को इधर घटा लो तो x की वैल्यू हो जाएगी 15,000। x की वैल्यू हो गई 15,000। ठीक है, x का मान 15,000 आ गया। x मतलब क्या, x मतलब a का इन्वेस्टमेंट, तो ये a का इन्वेस्टमेंट आ गया 15,000। बी का इन्वेस्टमेंट ए से 5,000 अधिक था, तो अगर 5,000 इसमें जोड़ दोगे तो 15,000 में अगर आप 5,000 जोड़ दोगे तो बी का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, बी का निवेश हो जाएगा 20,000। तो ए का निवेश 15,000, बी का निवेश 20,000। देखते हैं ऐसा आंसर 15,000 20,000 है क्या। ठीक है, बिल्कुल है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा 15,000 20,000। ठीक है, वैसे भी ऑप्शन से भी आप देख सकते थे, आपसे क्वेश्चन में कह रहा था ए से 5,000 ज्यादा भी है, तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि 29,000 से कहां 5,000 ज्यादा 18,000 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। दूसरा भी गलत है, बी 5,000 ज्यादा बोला जा रहा है, यहां तो ए 5,000 ज्यादा है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन में यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में देखा जाए तो ये इससे 5,000 ज्यादा है, यानी बी के चांसेस थे, और डी तो खैर हमारा आंसर सही है ही है। तो ये दो ऑप्शन तो बाहर ही हो गए। अगर तीसरा, अगर ये वाला भी ऑप्शन अगर गलत होता तो ये मालूम हो जाता है कि ये हमारा चौथा ऑप्शन सही है, तब तो ऑप्शन से टिक कर सकते थे। लेकिन ये दो ऐसे ऑप्शन है जहां 5,000 का अंतर है, तो इसलिए हमको क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन अगर आपका साथ दे गया अगर एग्जाम में तो अच्छा है, नहीं दे गया तो आपको लगाना ही पड़ेगा सवाल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 42 और 57 की गति से चल रही हैं। वे एक दूसरे को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती हैं। देखिए, विपरीत दिशा में चल रही हैं, एक ट्रेन इधर से आ रही होगी और एक ट्रेन इधर से आ रही होगी। एक की चाल हमें दी हुई है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे की चाल दी गई है
हमें 57 किलोमीटर प्रति घंटा। वे एक दूसरे को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती हैं। यहां हमें समय दे रखा है 18 सेकंड का, ठीक है। यदि एक ट्रेन की लंबाई अगर 295 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई हमको चाहिए। चलिए, जब दो ट्रेनें अपोजिट आती हैं, जब भी दो लोग अपोजिट आते हैं तो ऐसे में दोनों की चालें जुड़ जाती हैं। जो सापेक्ष चाल होती है वो दोनों की जुड़ के आती है, जिसको हम लोग रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल, दोनों की चालें जुड़ जाएंगे। तो 42 और 57 अगर हम लोग जोड़ दें तो हो जाएगा हमारा 99 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब ये 99 की चाल से चल रही हैं, हमको टोटल लंबाई, टोटल दूरी निकालनी है। तो दूरी निकालने के लिए हमें चाल में समय का गुणा करना पड़ेगा। तो दोनों की सापेक्ष चाल निकाली, दोनों अपोजिट चल रहे थे, चालें जुड़ेंगी तो 42 और 57 हो जाएगा 99। इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर ले। जब भी किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं। अब इस चाल से वो चल रही है 18 सेकंड, तो हमने चाल में समय का गुणा कर लिया, इससे दूरी आ जाएगी। 18 से 18 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 495 मीटर। यानी इन्होंने 495 मीटर की दूरी तली है। अब इस 495 में क्या चला, जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही हैं तो दोनों की लंबाइयां ही तो पार हुई होंगी, L1 और L2। उसमें एक की लंबाई मुझे दी गई है। यदि एक ट्रेन की लंबाई अगर 295 है, अब आप देख लीजिए, अगर इस टोटल लंबाई हमारी 495 में L1 प्लस L2 दोनों पार हुआ होगा, उसमें एक की लंबाई हमें 295 दे दी गई है। तो 495 में अगर मैं 295 अगर घटा देता हूं तो दूसरे ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, ठीक है, दूसरे ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 200 मीटर। तो 200 मीटर देखिए हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चार समान अधिकतम आकार की वृत्ताकार प्लेटों को एक वर्गाकार कागज का शीट जिसका क्षेत्रफल 784 वर्ग मीटर है से काटा गया है। प्रत्येक प्लेट की परिधि क्या होगी? देखिए क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि एक वर्गाकार हमारा प्लेट है, वर्गाकार कागज है, ठीक है, उसमें से चार वृत्त काटे गए हैं। कुछ इस प्रकार काटे गए होंगे, एक वृत्त, दो वृत्त, तीन वृत्त और चार वृत्त, ठीक है। ठीक है, ऐसे चार वृत्त काटे गए हैं, चार समान वृत्त काटे गए हैं, ठीक है। हमें कह रहा है कि चार वृत्त काटे जिसका क्षेत्रफल हमें 484, इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल हमें 484 दिया गया है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। ये भुजा का स्क्वायर हमें 784 दिया गया है। तो 784 अगर मुझे पूरे वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया यानी ए स्क्वायर, तो यहां से मैं ए की वैल्यू निकाल लूंगा। हम लोग जानते हैं कि 784 किसका वर्ग होता है भाई? 784 28 का वर्ग होता है। तो इसका मतलब है इस वर्ग की भुजा आ गई 28। फिर क्या क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है काटा गया प्रत्येक प्लेट की परिधि क्या होगी? प्रत्येक प्लेट की परिधि, परिधि मतलब 2πr। चलिए देखते हैं, अगर ये पूरा 28 है तो अगर मैं केवल एक वृत्त की बात करूं तो इस एक वृत्त का जो व्यास होगा जिसका आधा होगा 14 होगा, क्योंकि ये पूरा 28 है तो यानी ये 28 हुआ। अब 28 हुआ, 28 में दो आपको सर्कल दिख रहे हैं एक साथ, तो दो सर्कल का व्यास अगर 28 है तो एक सर्कल हमारा 14 हो जाएगा। इस सर्कल का जो व्यास है वो 14 आ गया, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी भाई? इसकी रेडियस हो जाएगी 7। ये पूरा 28 तो इसका आधा हो जाएगा ये 14, ये 14 तो ये इसकी रेडियस हो गई 7। अब रेडियस हमको 7 मिल गई, इसकी परिधि पूछी जा रही है। परिधि यानी सरकमफ्रेंस, जिसको सी से लिखते हैं हम लोग, ठीक है, वो उसका फॉर्मूला होता है 2πr। हमको 2πr निकालना है। पाई का मान हमारा 22/7 होता है, रेडियस हमारी 7 है, 7 से 7 कट जाएगा तो हमारी जो परिधि आ गई वो 44 आ गई। तो 44 देखते हैं, आंसर हमारा है 44 यानी बी ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 सेंटीमीटर लंबी एक तार को मोड़कर वर्ग और फिर समकोण त्रिभुज बनाया जाता है। वर्ग की एक भुजा त्रिभुज का आधार रखा जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए 24 सेंटीमीटर लंबी एक तार को मोड़कर वर्ग, देखिए एक वर्ग है, इस वर्ग को वर्ग बनाया गया है 24 सेंटीमीटर तार से। अब तार से आपने वर्ग बनाया है, इसका सीधा मतलब है कि इस वर्ग का जो परिमाप होगा वो 24 सेंटीमीटर होगा।
तो वर्ग की भुजा अगर ए है तो इसका परिमाप जो होगा वो 4a होगा, और वो 4a हमारा 24 के बराबर है। 4a की वैल्यू 24 है, तो 4 का भाग दोगे तो a की वैल्यू हमारी 6 हो जाएगी। a की वैल्यू 6 हो गई। अब कहा क्या जा रहा है, इससे एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है, और इसकी समकोण त्रिभुज का जो आधार है वो वर्ग की भुजा के बराबर है। वर्ग की भुजा के आधार पर रखा जाता है। रखा जाने का मतलब ये हो गया कि ये जो समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज का जो आधार है वो इसकी भुजा के ही बराबर है। यानी भुजा कितनी है, 6। आपने इस वर्ग को ही मोड़ के समकोण त्रिभुज बनाया। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि इस समकोण त्रिभुज का जो परिमाप होगा इस वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। इस वर्ग का परिमाप कितना था, 24 था, तो इस समकोण त्रिभुज का परिमाप भी कितना होगा, 24। यानी तीनों भुजाओं का जो योगफल होगा वो 24 होगा। 24 में ये भुजा कितनी आ गई, 6 आ गई। 24 में अगर 6 घटा लें तो बचा कितना, 18। 18 में अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो ये हो जाएगा 18 माइनस x। बोले भाई, ये 24 जो है उस पूरे त्रिभुज का परिमाप है। 24 में अगर ये हमने आधार 6 हटा लिया तो बचा 18। 18 में अगर मैं इसे x मान लूं तो 18 माइनस x। अब ये 90 है, पाइथागोरस लगा सकते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। ऐसा करके हम लोग x का मान निकाल लेंगे। जब x आ जाएगा तो हमसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो 1/2 आधार की ऊंचाई कर देंगे। लेकिन पाइथागोरस लगाने में टाइम कंज्यूम होगा, टाइम खराब होगा। आप थोड़ा सा अगर समझदारी दिखाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि अगर ये 6 है और ये दोनों मिला के अगर 18 हैं तो निश्चित तौर पे एक वैल्यू 8 होगी और एक वैल्यू 10 होगी। 10 और 8 मिला के हमारा दोनों मिलाकर 18 हो जाएगा। ये पूरा परिमाप अगर जोड़ोगे 10 8 18 6 24 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार 6 और गुणे ऊंचाई 8। 2 से 6 को काट लिया 3 और 8 तरीका 24। तो 24 हमारा देखो 24 एरिया है, 24 हो जाएगा पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है 147। ठीक है, घन आप जानते हैं क्यूब, जिसके टोटल 6 फेस होते हैं, 4 दीवारें होती हैं, छत होता है, फर्श होता है, हर 6 तरफ से वो बराबर होता है। ठीक है, घन यानी क्यूब, यानी जैसे आपने पासा देखा होगा, डाइस देखा होगा, लूडो खेला होगा, तो 6 सतहें होती हैं, 4 एक तरफ से, एक ऊपर एक नीचे। वो 6 की 6 बराबर होती हैं, 6 की 6 वर्गाकार होती हैं। अब उसी वर्गाकार जो सतह होती है उसमें फर्श की सतह की बात करें तो फर्श भी वर्गाकार होगा। उस वर्ग का हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है। वर्ग का क्षेत्रफल दिया है a² की वैल्यू 147। घन यानी क्यूब में टोटल 6 फेस होते हैं, 6 फलक होते हैं, 4 दीवारें होती हैं, एक छत और एक फर्श होती है। सब वर्गाकार होते हैं, फर्श भी वर्गाकार होती है। फर्श का जो वर्गाकार एरिया है वो मुझे 147 दिया है। यहां से मैं उसकी भुजा निकाल सकता हूं। 49 × 3 147 होता है। 49 का 7 बाहर आ जाएगा, 3 अंदर रह जाएगा, तो भुजा आ गई हमारी a√3। क्या पूछा जा रहा है, इस कमरे में अधिकतम आकार की लंबाई वाली कौन सी छड़ रखी जा सकती है। अगर किसी भी कमरे में अगर आप छड़ रखते हैं, कोई भी अगर घन है, ऐसा मान लीजिए घन है, तो इस घन में अगर आप सबसे लंबी अगर छड़ रखते हैं तो ये जो छड़ होगी वो इस तरह से विकर्ण से ही होके जाएगी। इससे लंबी छड़ यहां रखना पॉसिबल नहीं है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए घन का विकर्ण क्या होता है। घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√3। a√3 उसी छड़ की लंबाई हो जाएगी। तो हमको छड़ की लंबाई यानी a√3 निकालनी है। a की वैल्यू 7√3 मालूम है हमको। अब इसमें 1√3 का और मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा 21। यही घन का विकर्ण होगा या उस छड़ की लंबाई कह सकते हैं। तो 21 हो जाएगा आंसर, सी ऑप्शन। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। आज का सेशन यहीं तक। नमस्कार, जय हिंद।